इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिनोमेना की जो यूरोप से शुरू होता है और पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। इसे हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि उसे शेप करने में सबसे बड़ा रोल इसी का था। हम बात कर रहे हैं इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म की। आज के लेक्चर में हम इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का मीनिंग, इसके पीछे के रीजंस और आखिर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मीनिंग। इंपीरियलिज्म का मतलब है कोई स्टेट पॉलिसी या प्रैक्टिस जो पावर और डोमिनियन को एक्सटेंड करने की बात करती है, स्पेशली डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन के थ्रू या फिर दूसरे एरियाज पर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल हासिल करके। इसमें हमेशा ही पावर का यूज शामिल होता है, चाहे फिर वो मिलिट्री फोर्स हो या और कोई फॉर्म। वहीं दूसरी तरफ कॉलोनियलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंट्रल सिस्टम ऑफ पावर सराउंडिंग लैंड और उसके कंपोनेंट्स को डोमिनेट करता है। कॉलोनियलिज्म एक टेरिटरी पर दूसरे टेरिटरी के लोगों द्वारा कॉलोनीज के एस्टैब्लिशमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, मेंटेनेंस, एक्विजिशन और एक्सपेंशन की प्रैक्टिस है। सरल शब्दों में कहें तो जहां कॉलोनियलिज्म एक तरफ ओवरसीज कॉलोनियल टेरिटरीज एस्टैब्लिश करने की बात करता है, वहीं इंपीरियलिज्म का मतलब है एम्पायर को क्रिएट और एक्सपैंड करना। यानी कि इंपीरियलिज्म डोमिनेशन की ब्रॉडर कैटेगरी है जो कॉलोनियलिज्म को अपने अंदर समाहित करती है। मॉडर्न कॉलोनियलिज्म की एज अफ्रीका के सदर्न कोस्ट के अराउंड और अमेरिका के अराउंड सी रूट की डिस्कवरीज के बाद करीब 1500 एडी में शुरू होती है। इन इवेंट्स के बाद सी पावर मेडिटेरेनियन से अटलांटिक की तरफ और इमर्जिंग नेशन स्टेट्स जैसे कि पोर्चुगल, स्पेन, डच रिपब्लिक, फ्रांस और इंग्लैंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। डिस्कवरी, कॉन्क्वेस्ट और सेटलमेंट्स के थ्रू ये नेशंस खुद को पूरी दुनिया में एक्सपैंड और कॉलोनाइज करते हैं और यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस और कल्चर को स्प्रेड करते हैं। अब बात करते हैं एज ऑफ इंपीरियलिज्म और उसके पीछे के रीजंस की। एज ऑफ इंपीरियलिज्म 1870 to 1914। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म ने जरूर यूरोपियन सोसाइटी को शेप किया था, लेकिन सेंचुरी के लेटर हाफ में इंपीरियलिज्म ने दुनिया को ड्रामेटिकली चेंज करने का काम किया। हालांकि इंपीरियलिज्म की शुरुआत 19th सेंचुरी में नहीं हुई थी। 16th से अर्ली 19th सेंचुरी तक के एरा को ओल्ड इंपीरियलिज्म कहा जाता है, जिस दौरान यूरोपियन नेशंस फार ईस्ट के साथ ट्रेड रूट्स तलाश रहे थे, न्यू वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे और नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के साथ साउथ ईस्ट एशिया में सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश कर रहे थे। उन्होंने अफ्रीका और चाइना के कोस्ट पर ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप किए और यूरोपियन इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए लोकल रूलर्स के साथ क्लोजली काम किया। हालांकि इस दौरान इनका इन्फ्लुएंस लिमिटेड ही रहता है, लेकिन न्यू इंपीरियलिज्म के दौरान, जो कि 1870s से शुरू होता है, यूरोपियन स्टेट्स द्वारा वास्ट एम्पायर्स एस्टैब्लिश कर लिए जाते हैं, मेनली अफ्रीका में। इसके अलावा एशिया और मिडिल ईस्ट में भी ये अपना एम्पायर एक्सपैंड करते हैं। इस न्यू इंपीरियलिस्ट एज को इम्पेटस देने का काम करते हैं कुछ इकोनॉमिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटेरियन और रिलीजियस रीजंस के साथ साथ सोशल डार्विनिज्म जैसे नई थियोरी और टेक्नोलॉजी में एडवांसेस। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रीजंस की। इकोनॉमिक रीजंस 1870 आने तक यूरोप के इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के लिए अपने मार्केट्स को ग्लोबली एक्सपैंड करना जरूरी हो गया था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये नेशंस डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे और ऐसे प्रोडक्ट्स जो डोमेस्टिकली सेल नहीं हो रहे थे, उनके लिए ग्लोबल मार्केट्स अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती थी। इसी के साथ बिजनेसमैन और बैंकर्स के पास अब इन्वेस्ट करने के लिए एक्सेस कैपिटल आ चुकी थी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स रिस्की होते हुए भी ग्रेटर प्रॉफिट्स का इंसेंटिव तो ऑफर करते ही हैं। इसलिए इन्वेस्टर्स भी फॉरेन मार्केट्स का रुख करना चाहते थे। चीप लेबर की जरूरत और रॉ मटेरियल्स की स्टेडी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए इंडस्ट्रियल नेशंस अनएक्सप्लोर्ड एरियाज पर फर्म कंट्रोल रखना चाहते थे।
इंपीरियलिस्ट्स का मानना था कि इन रीजन्स को डायरेक्टली कंट्रोल करने से, यानी कि अपने डायरेक्ट कंट्रोल में कॉलोनीज सेटअप करने से ही इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इफेक्टिवली काम कर सकती है। अब आते हैं मिलिट्री और पॉलिटिकल रीजंस पर। मिलिट्री एंड पॉलिटिकल रीजंस। लीडिंग यूरोपियन नेशंस को यह भी लगता था कि मिलिट्री पावर, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनलिज्म के लिए कॉलोनीज क्रूशल हैं। मिलिट्री लीडर्स का क्लेम था कि ग्रेट पावर बनने के लिए स्ट्रॉन्ग नेवी का होना जरूरी है। इसके लिए नेवल वेसल्स को अराउंड द वर्ल्ड मिलिट्री बेसिस की जरूरत थी, जिससे उन्हें कोल और बाकी सप्लाईज मिल सके। इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आइलैंड्स और हार्बर्स को सीज किया गया। कॉलोनीज यूरोपियन नेवीज को सेफ हार्बर और कोलिंग स्टेशंस गारंटी करती थी, जिनकी वॉर के समय उन्हें जरूरत पड़ती थी। ब्रिटेन द्वारा इजिप्ट को ऑक्यूपाई करने के पीछे नेशनल सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट रीजन था। ब्रिटिश एम्पायर के लिए सुएज कैनाल को प्रोटेक्ट करना काफी वाइटल था। ब्रिटेन के लिए यह कैनाल उसके एम्पायर के जूल यानी इंडिया को जाने वाली लाइफलाइन जैसी थी। बहुत से लोगों को यह भी लगता था कि कॉलोनीज का पोजीशन नेशन की ग्रेटनेस का प्रतीक है। कॉलोनीज स्टेटस सिंबल की तरह हो गई थी। अब कोलोनियलिज्म के पीछे के ह्यूमैनिटेरियन और रिलीजियस गोल्स को समझते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीजियस गोल्स। बहुत से वेस्टर्नर्स का बिलीफ था कि यूरोप को अपने बियॉन्ड द सीज लिटिल ब्रदर्स को सिविलाइज करना चाहिए। इस व्यू के अनुसार नॉन व्हाइट्स को वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए, जिसमें मेडिसिन, लॉ और क्रिश्चियनिटी शामिल थी। 1890s में अपनी पोएम द व्हाइट मैन्स बर्डन में रडयार्ड किपलिंग ने इस मिशन को एक्सप्रेस किया। वहीं मिशनरीज ये सोचकर कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे थे कि इससे उन्हें एशिया और अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने का मौका मिलेगा। कोलोनियलिज्म को बूस्ट करने वाली एक थियरी थी सोशल डार्विनिज्म। आइए उसको समझते हैं। सोशल डार्विनिज्म 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश की। इसमें जो थियरी सामने आई उसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोला गया। डार्विन ने तो किसी भी तरह के सोशल आइडियाज को प्रमोट नहीं किया था, लेकिन फिर भी इनकी थियरी को कुछ लोगों ने इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म को प्रमोट करने के लिए यूज किया। इंग्लिशमैन हर्बर्ट स्पेंसर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ह्यूमन सोसाइटीज और नेशंस पर अप्लाई किया था। सोशल डार्विनिज्म इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन को फेवर करता है, ये कहकर कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा फिट या एडवांस्ड हैं। यूरोपियंस को लगता था कि वो एज अ व्हाइट रेस डोमिनेंट है और इसीलिए ये नेचुरल है कि वो इंफीरियर पीपल को कॉन्कर करें, जिससे मैनकाइंड इंप्रूव हो सके। इस तरह डार्विन की बायोलॉजिकल थियोरी को ट्विस्ट किया गया और सोशल डार्विनिज्म कोलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने का एक तरीका बन गया। इसके अलावा कोलोनियलिज्म को प्रमोट करने में टेक्नोलॉजी ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आइए समझते हैं कैसे। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। वेस्ट की सुपीरियर टेक्नोलॉजी और इंप्रूव्ड मेडिकल नॉलेज ने इंपीरियलिज्म को फॉस्टर करने में हेल्प किया। क्विनीन जैसी मेडिसिन की वजह से यूरोपियंस ट्रॉपिकल डिजीजेस को सरवाइव कर पाए और एशिया और अफ्रीका के मस्कीटो इन्फेस्टेड इंटीरियर्स में वेंचर कर पाए। स्टीम बोट और टेलीग्राफ के कॉम्बिनेशन ने वेस्टर्न पावर्स की मोबिलिटी बढ़ाने का काम किया और उनके डोमिनेंस को थ्रेटन करने वाली किसी भी सिचुएशन में उन्हें क्विकली रिस्पॉन्ड करने योग्य बनाया। रैपिड फायर मशीन गन ने उन्हें मिलिट्री एडवांटेज दिया और अफ्रीकन्स और एशियंस को वेस्टर्न कंट्रोल एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस करने में हेल्पफुल साबित हुई। यह तो बात हो गई इंपीरियलिज्म और कोलोनियलिज्म को प्रमोट करने वाले कुछ कारणों की, जिनकी वजह से यूरोपियन पावर्स पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने की रेस में लग जाती हैं। ईस्ट में जापान से लेकर वेस्ट में अमेरिका तक यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनीज को इस्टेब्लिश किया था। आइए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की चर्चा करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंपीरियलिज्म। दोस्तों, न्यू इंपीरियलिज्म ने वेस्टर्न सोसाइटी और उसकी कॉलोनीज दोनों को ही चेंज करने का काम किया। इसके थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज ने ग्लोबल इकोनॉमी की बिगिनिंग को एस्टैब्लिश किया, जिसमें ट्रांसफर ऑफ गुड्स, मनी और टेक्नोलॉजी को ऑर्डरली वे में रेगुलेट करने की जरूरत थी।
जिससे इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड के लिए नेचुरल रिसोर्सेज और चीप लेबर का कंटिन्यूअस फ्लो इंश्योर हो सके। इसी के साथ इंपीरियलिज्म ने कॉलोनीज को एडवर्सली अफेक्ट किया। फॉरेन रूल के अंदर नेटिव कल्चर और इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गए। इंपोर्टेड गुड्स ने लोकल क्राफ्ट इंडस्ट्रीज का सफाया कर दिया। कॉलोनीज को रॉ मटेरियल्स के सोर्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के मार्केट्स के तौर पर यूज करके कॉलोनियल पावर्स ने इन्हें इंडस्ट्रीज डेवलप करने से रोके रखा। ज्यादातर कॉलोनीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पुअर होने की एक वजह यह थी कि इन रीजन्स की नेचुरल वेल्थ को मदर कंट्रीज में फनल आउट किया जा रहा था। इसके अलावा इंपीरियलिज्म अपने साथ कल्चर्स के बीच कॉन्फ्रंटेशन भी लेकर आता है। 1900 तक वेस्टर्न नेशंस का दुनिया के बड़े हिस्से पर कंट्रोल हो चुका था। यूरोपियंस पूरी तरह कन्विंस थे कि उनके पास सुपीरियर कल्चर्स हैं और